देखो आज हम मैथ स्टार्ट करने वाले कंपटीशन का जो मैथ हो ना, कंपटीशन का जो मैथ हो, उस कंपटीशन के मैथ को हम दो भागों में बांट सको। मैथ हो दो टाइप का, एक तो हमारा अर्थमेटिक, इधर देख लो, एक तो हमारा अर्थमेटिक, एक तो होगा अर्थमेटिक। अर्थमेटिक होगा अंकगणित जिसे बोल लो, अर्थमेटिक। एक होगा एडवांस। एडवांस दो मैथ होंगे हमारे पास, एक तो होगा अर्थमेटिक, एक होगा एडवांस मैथ। तो जो अर्थमेटिक जो आओ ज्यादातर इसी का पोर्शन तुम्हारे पेपर में होगा, अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक के कौन कौन से चैप्टर, एडवांस का एक दो चैप्टर आओ। कंपटीशन के मैथ को दो भागों में बांटा जा। जब किसी भी एग्जाम की तैयारी करने चलोगे तो यूं नहीं है उसकी अलग से स्पेशल तैयारी हो, उसमें सारे चैप्टर, कुछ चैप्टर इसके हों, कुछ चैप्टर इसके हों। इससे बाहर यही मैथ है, बस कंपटीशन की दुनिया में यही मैथ तैरना स्टार्ट कर दो। तो कितने मैथ हमारे पास, दो मैथ। एक तो हमारे पास अर्थमेटिक, एक हमारे पास एडवांस मैथ। तो जो अर्थमेटिक हो ना, अर्थमेटिक की खास बात हो, सबसे ज़्यादा पेपरों में इसका ही हिस्सा हो। जो प्री के एग्जाम उनमें सबसे ज़्यादा इसी का हिस्सा हुआ। अब मैं अर्थमेटिक के जो चैप्टर पेपर में ज़्यादा हुआ ना, फिर हम यूपीएससी के पेपर की बात करेंगे, मेन हमारा वही है। समझ में आया बात या? उसके बाद अर्थमेटिक के पेपर की खास बात है, जितने भी चैप्टर इसके अंदर मौजूद हो ना अर्थमेटिक में, वे सारे के सारे मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ। तुम कौन कौन से पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक का एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना तुम्हें, यहाँ पूरा अर्थमेटिक पढ़ाया जाएगा तुम्हें। समझ आई बात? और पूरा तुम्हारा जो पेपर होगा ना उससे पहले खत्म हो जाएगा। और ये केवल अर्थमेटिक के ही लिए नहीं, नोट्स जब यहाँ लिखोगे ना बैठ कर, सीधा फिर कॉपी में लिखना, ब्लैक पेन ब्लू पेन लेकर आना, व्हाइट पेन में कॉपी लेकर आना, कल से यहाँ से याद रखना बात या। उसके बाद यहीं का ही लिखना, यहीं का ही नोट्स बनाना, बार बार उस नोट्स को रिवाइज करके चला जाना। जो बच्चा मैथ तो पढ़ा हुआ ना उसका दिमाग मैथ में ज़्यादा दौड़ागा। समझ नहीं बात या? जो बच्चा मैथ तो पढ़ा हुआ उसका दिमाग मैथ में ज़्यादा दौड़ागा, और इसका पोर्शन वो कभी नहीं छोड़ने का, उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि बचपन से लेकर वही चीज़ पढ़ रहा था वो। उसके बाद है एडवांस मैथ। एडवांस मैथ भी मैथ उसमें पेपर में सबसे ज़्यादा रहा। दूसरा, अगर ये पेपर तुम्हारे हाथ से बच जाए तो एसएससी सीजीएल का इस बार पेपर में आने वाला है। एसएससी सीजीएल का, एसएससी सीजीएल के अंदर प्योर मैथ है पूरा का पूरा। जो दरोगा की तैयारी करेगा उसके अंदर भी प्योर मैथ है सारा का सारा। यानी यहाँ का जो मैथ होगा ना, जो मैं आराम से पढ़ाऊंगा, बड़े प्यार से पढ़ाऊंगा, बहुत आराम से, बहुत नाजुक तरीके से, कोई भी सीख लेगा सर। ये सारे चैप्टर उसके अंदर तैरने वाले। मैं प्रॉपर पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं उसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। जैसे मैंने तुम्हें रीजनिंग की प्रैक्टिस करवाई, समझ में आई बात है? ऐसा लगा जब रीजनिंग पर ठीक ठाक पकड़ होगी। ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसे हमने पढ़ा हुआ नहीं है। सारे सवाल ऐसे लग रहा हम सारे सवाल हमारे सिकंजे के, चाहे हार्ड से हार्ड हो, आसान से आसान हो। ठीक, तो ये अर्थमेटिक, ये फिर एडवांस। अब अर्थमेटिक में कौन कौन से, अर्थमेटिक को इंग्लिश हिंदी बोल लो अंक गणित, कोई सा भी पेपर दे लो, दुनिया का कोई सा भी पेपर। समझ में आई बात है? अर्थमेटिक को अंक गणित बोल लो, अंक गणित। तो ये अंक गणित हमारे पास, अंक गणित, अर्थ AIRTHMETIC, ठीक, अर्थमेटिक्स। उसके बाद ये एडवांस, AVDANC, एडवांस, स्पेलिंग है इसकी। एडवांस को मैं एडवांस लिख देता हूँ, अतिरिक्त बोल रहे वैसे, एडवांस, एडवांस लिख देता हूँ, याद रहेगी बात है, कोई दिक्कत? ये एडवांस मैथ है। अर्थमेटिक के अंदर कौन कौन से चैप्टर हो मैथ के, जो सबसे ज्यादा पेपर हमारे सबसे ज्यादा भूगोल मचाया हुआ, फिर यूपीएससी के पेपर वाले चैप्टर लिखेंगे कौन से, समझ में आई बात है? फिर यूपीएससी वालों पर ज्यादा टिक करेंगे, जो जो अपने पेपर के लिहाज से सारे निकालेंगे, लेकिन ये पढ़ने सारे तुम, इनमें से एक नहीं छोड़ना तुम। अभी मैं चैप्टर का नाम लिखने जा रहा हूँ, पहले नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो, सबसे ज्यादा हर पेपर में आएगा, उसका नाम है प्रतिशत। ये प्रतिशत, हाँ प्रतिशत। प्रतिशत तो इंग्लिश में क्या बोल रहे हो, परसेंटेज। सबको पता होना चाहिए कौन से चैप्टर को कैसे बोल लो। दूसरे नंबर पर जाओ, जो उसके बाद जो इससे रिलेटेड चैप्टर होगा, इससे जैसे हमने चैप्टर पढ़ा वाला, इसी का कंसेप्ट अगले वाले चैप्टर में यूज होगा, उसका नाम है लाभ हानि। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, ये परसेंटेज है। समझ में आई बात है? तीसरे नंबर पर जाओ, हमारे पास जो इसी से रिलेटेड जो चैप्टर होगा वो होगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। एक ही चैप्टर में बांट रहा हूं मैं, साधारण ब्याज, ऐसा दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। साधारण ब्याज हो एक, तो साधारण ब्याज, तुम्हारा दिमाग में बहुत तेज जोड़ दौड़ेगा, याद रखना बात है, बहुत तेज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि तुम पहले तेज से पढ़ रहे थे, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसे इंग्लिश में क्या बोल रहे हो, इसे बोल रहे SI, सिंपल इंटरेस्ट, इसे बोल रहे कंपाउंड इंटरेस्ट, CI। तो बच्चे से भी कहता है SICI। ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो, ये हमारे 3 चैप्टर हुए। चौथे नंबर का जो चैप्टर है जो इसी से रिलेटेड होगा, उस चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं। समझ में आई बात है? उसका नाम है अनुपात समानुपात। अनुपात
और समानुपात, और समानुपात, इसे बोल रहे रेशो एंड प्रोपोर्शन। याद रहेगी बात। या अनुपात समानुपात कितने चैप्टर बताए अब तक? 4। कौन से वाले मैथ के हैं? जब किसी भी एग्जाम का देने पेपर देने जाना हो ना, तो उसमें अगर 2 पेपर होंगे तो प्री वाले पार्ट में ये अर्थमेटिक आवा, और जो उसका मेंस वाला पार्ट हो ना उसमें हमारा एडवांस आवा। जैसे एसएससी सीजीएल की बात कर लो, तो एसएससी सीजीएल के शुरुआत में सबसे पहले तो ये अर्थमेटिक आगा, अर्थमेटिक को निकाल कर तुम्हारा फिर क्लियर होगा, उसमें फिर एडवांस आगा। मेंस वाले में एडवांस भी आवा, अर्थमेटिक दोनों हुआ, एडवांस पोर्शन अलग हो। एडवांस मैंने तुम्हें सबको पढ़ा रखा है, 10वीं क्लास का पूरा मैथ एडवांस में हुआ, पूरी जियोमेट्री। समझ नहीं बात है? एडवांस मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है, 10वीं क्लास का पूरा मैथ एडवांस में हुआ। उसमें कौन कौन सा आगा? त्रिकोणमिति आ गया एडवांस में। कैसे कैसे चैप्टर? त्रिकोणमिति आ गई पूरी की पूरी, वो निर्देशांक ज्यामिति आ, वो पूरा 10वीं क्लास का प्योर सिलेबस हो। समझ बात है? निर्देशांक ज्यामिति आ गई, वो आगा अवनमन कोण, उन्नयन कोण वाले चैप्टर आगे। उसके बाद में आगे वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाला, आयतन वाला, मेंसुरेशन जिसे बोल लो, वे वाले चैप्टर आगे। वही है बस, पूरा प्योर 10वीं क्लास का जो मैथ है वो एडवांस है। समझ गए? बस वहाँ ट्रिक्स पढ़नी पड़ा थोड़ी सी, ताकि सवाल जल्दी हो जाए। 5वें नंबर पर जाओ। 5वें नंबर पर जो और भी चैप्टर हमारे पास मौजूद है, आओ देखते हैं। एक हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम, ये चैप्टर हमें पढ़ने हैं। एलसीएम 6ठे नंबर का जो चैप्टर आ जाओ। अब मैं धीरे धीरे आगे लिखते चले जाऊंगा। बहुत एक मिश्रण हमारे पास, मिश्रण, सॉरी ये तो मैंने बताया नहीं तुम्हें, मिश्रण, मिक्सचर जिसे बोल रहा, मिक्सचर। याद रहेगी बात? या कितने चैप्टर हो गए? 6। 7वां चैप्टर, 7वां चैप्टर भी समझो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर, 7वां। कार्य और समय, इसे कैसे भूल जाओगे? कार्य और समय, टाइम एंड वर्क, इसे टाइम एंड वर्क बोल लो, टाइम एंड वर्क, ये हमारा टाइम एंड वर्क। 7 चैप्टर हो गए। 8वां चैप्टर आने वाले दिनों में मेरे साथ ना तुम भयंकर वाली प्रैक्टिस कर लेनी इसकी। समझ नहीं बात? या पहले तुम्हें यहाँ पढ़ाऊंगा पूरा कंसेप्ट, फिर घर जाकर निकालना, जब जाकर फिर जिंदगी में कभी गलत नहीं होने का तुम्हारा। इस पर तुम्हारी पकड़ बहुत अच्छी बैठेगी। समझ पाएंगे बात? या और यही वो पोर्सन है जो मैथमेटिक्स का यूपीएससी वालों का, हिंदी मीडियम का सबसे कमजोर हो, और ये तुम्हारा सबसे मजबूत होगा। समझ गए? और यहाँ पे तुम जिंदगी में कभी मार नहीं खाने की, ये प्योर कर पाओगे सारे सवाल तुम। उसके बाद है तुम्हारे पास समय और दूरी, समय और दूरी, जिन्हें 10वीं क्लास में मैथ पढ़ लेना वो सारा काम आगा यहाँ से। टाइम एंड डिस्टेंस बोल लेंगे सर, टाइम एंड डिस्टेंस। 90 नंबर के क्वेश्चन पर जाओ। अब 90 नंबर का क्वेश्चन नहीं, 90 नंबर का चैप्टर, 90 नंबर का चैप्टर एलिगेशन होगा, साझेदारी। एक चैप्टर साझेदारी, पार्टनरशिप जिसे बोल लो, साझेदारी। 10वें नंबर का चैप्टर, 15 चैप्टर तो फालतू नहीं होना क्या। एक भिन्न हमारे पास, भिन्न क्या है हमारे पास? भिन्न। 11वें नंबर का जाओ, एक और चैप्टर हमारे पास, एक आयु, इसे क्या बोल रहे? इसे बोलेंगे पार्टनरशिप, इसे क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन, इसे क्या बोलेंगे? एज। याद रहेगी? 12वें नंबर पर। अब इस मतलब वो चैप्टर उठाएंगे जो यूपीएससी के पेपर में सबसे ज्यादा रखे, यूपीएससी का अलग से लिखूंगा पेपर में। ये एडवांस के पोर्शन में सब बच्चों को जब मैथ पढ़ना हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करनी हो, ये सारे चैप्टर पढ़ने चाहिए। इनसे बाहर कोई सवाल नहीं आता, और मैं सारे पढ़ाऊंगा तुम्हें। पहले मैं चलूंगा यूपीएससी वाले चैप्टरों के लिहाज से, उस वरीयता देते हुए चलूंगा। याद रहेगी बात? या उसके बाद हमारे पास भैया सांख्यिकी, क्या है? सांख्यिकी, ये सबसे लास्ट होगा चैप्टर। उसके बाद 13वें नंबर पर प्रायिकता, एक 14वें नंबर का चैप्टर, उसका नाम है भाई डीआई, डीआई आंकड़े वाला चैप्टर हो। ये डीआई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन जिसे बोल लो, आंकड़े। समझ बात? या बड़े बड़े ग्राफ देकर रखो, उसमें पूछा आंकड़े बताओ सबको कैसे चलेंगे, उसे डीआई बोल लो हम, डाटा इंटरप्रिटेशन जिसे बोल लो। याद रहेगी बात? या एक पाइप टंकी, पाइप और टंकी वाला, यह भी याद रखो। 15वें नंबर का चैप्टर, पाइप और टंकी वाला, टंकी वाला, पाइप और टंकी, पाइप और टंकी, इस टाइप के क्वेश्चन। बस ये सारे चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। एक चैप्टर और जो सबसे फेवरेट चैप्टर है 16वें नंबर का, उसका नाम है नंबर सिस्टम।
हाँ जिसे हम स्टार्ट ही करने वाले हैं आज, नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम है, इसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पता लग गया ना कैसे लिखना है। मतलब आज क्या करना तुम, जब भी कल सुबह को आओगे ना तो फिर कॉपी डायरेक्ट लेकर आना, ब्लैक पेन ब्लू पेन, जो उस क्लास में कंसेप्ट पढ़ जाएगा वहीं कहीं छोड़ लेना। समझ आई बात है, जो क्लास में कंसेप्ट पढ़ा जाएगा ना वहीं कहीं फिर कॉपी में उतार लेना बस, जी का जो का तो। 16वें के बाद 17वें नंबर पर, 17वें नंबर का एक और चैप्टर है, समझ आई बात, जो मैंने यूपीएससी के पेपर के लिहाज को देखते हुए इसमें जोड़ा, उसका नाम है कॉम्बिनेशन एंड पैराम्यूटेशन, क्रमचय और संचय। इसे कॉम्बिनेशन एंड पैराम्यूटेशन, क्रमचय एंड संचय, क्रमचय और संचय, ये मैंने इसलिए जोड़े दोनों वे तो है ही सिलेबस में, अंकगणित में, इसलिए जोड़ा क्योंकि यूपीएससी के पेपर में आ रहा है और ये अर्थमेटिक का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। एडवांस के चैप्टर में कौन कौन से मैं चैप्टर वो भी सारे लिख रहा हूँ। एडवांस के मैथ में कौन कौन से चैप्टर वो, ताकि तुम्हारे अंदर तो आज ये फितूर आज ही हट जा कि एडवांस मैथ हो क्या है, पता नहीं कौन सा मैथ होता होगा वो। आओ इसे भी समझ लेते हैं। इसमें भी एक टाइप से कभी कभी ना इसके अंदर भी कभी कभी इसके अंदर नंबर सिस्टम भी ऐड करता है। नंबर सिस्टम इसमें भी आ जा, नंबर सिस्टम इसमें भी आ जा, घबराने की जरूरत नहीं है। नंबर सिस्टम एक चैप्टर हमारे पास त्रिकोणमिति, हाँ ट्रिग्नोमेट्री। नंबर सिस्टम को समझते हैं ना, संख्या पद्धति बोलते हैं हिंदी में, ट्रिग्नोमेट्री। इस त्रिकोणमिति हमारे पास ये तो पता ही होगा, 10वीं में पढ़ा होगा चैप्टर ये, 10वीं के। एक निर्देशांक ज्यामिति, हाँ 10वीं के सारे चैप्टर आ जाएंगे इसमें। निर्देशांक ज्यामिति एक आ जाएगा इसके अंदर। अलजेब्रा, बहुपद वाले चैप्टर जिसे बोल लो, बहुपद समीकरण वाले चैप्टर, बहुपद वाले लगो, बहुपद एक आ जाएगा। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण एक आ जाएगा। एपीजीपी, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, उसके बाद है जीपी गुणोत्तर श्रेणी, 11वीं क्लास में पढ़ाई जाएगा गुणोत्तर श्रेणी। एपीजीपी एक एचपी हो, हरात्मक श्रेणी हो, सब इसमें आ जाए। एक को समांतर श्रेणी, एक को गुणोत्तर श्रेणी, एक और हरात्मक श्रेणी, ये सब इसमें आ जा। एक को हमारे पास से चैप्टर आगा ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी का मतलब कौन सा हो, एप्लीकेशन इन ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। वैसा तो मुझे ऊपर लिखना चाहिए था, तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, मिति के अनुप्रयोग, ये नहीं पढ़ना तुम, ये तुम्हारा यूपीएससी का सिलेबस नहीं है, ये भी सारा नहीं पढ़ना तुम। सही बात है, ये भी तुम्हारा यूपीएससी का सिलेबस नहीं है। पहले मैं उन वरीयता दूंगा जहां तक पेपर में ज्यादा सवाल आए हुए, समझ गए। लेकिन ये पढ़ने सारे, अगर टपक गया तुम क्या करोगे, पढ़ने सारे हैं जब तक हमारे पास टाइम रहेगा। ये सारे चैप्टर की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, किसी पेपर में नहीं कह सकते तुम मेरा मैथ कमजोर हो। उसके बाद त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, उसके बाद अगले चैप्टर पर जाओ भैया। एक चैप्टर और हमारे पास जो रहेगा तो मेंसुरेशन। क्या है मेंसुरेशन, इसे बोलते हैं क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति एक बहुत बड़ी यूनिट है, इसमें वर्त वाले सवाल भी आ जाएगा, घन घनाभ आयतन सारे आगे इसमें, ठीक। क्षेत्रमिति बहुत बड़ी यूनिट है क्षेत्रमिति की। बस एडवांस में ही कुछ चैप्टर आ गए, एक दो चैप्टर और मान लो जो होगा इसको, बस और तो कुछ नहीं है। त्रिभुज, त्रिभुज भी आएगा, त्रिभुज 10वीं क्लास का चैप्टर नहीं, प्लस चतुर्भुज भी आएगा, क्वाड्रिलेटरल जिसे बोल रहे, त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में आएगा। रेखा एवं कोण भी आएगा, 9वीं क्लास का आयो, रेखा एवं कोण। ये तो मैथ पढ़े तो 8वीं दिन नीचे, जितना तो मैथ पढ़े 8वीं दिन नीचे। 12वीं क्लास का बच्चा 8वीं नीचे 8वीं का मैथ का सोल्व नहीं कर पा रहा, कितनी बड़ी हालत होगा। रेखा एवं कोण, एक को प्रिज्म और पिरामिड, एक को प्रिज्म और पिरामिड। ये हमारे अर्थमेटिक के चैप्टर, ये हमारे किसके चैप्टर है, एडवांस के। अब हमें किसकी तैयारी करनी, यूपीएससी के पेपर की, तो यूपीएससी के पेपर के लिए चैप्टर सारे पूरे करेंगे।
लेकिन अगर मुझे यूपीएससी का सिलेबस पूरा करना है पहले, तो चैप्टर में जहां तुम, क्योंकि मेरा पेपर इस टाइम यूपीएससी का, तो यूपीएससी के पेपर बता रहा हूँ कौन सा सबसे ज्यादा सवाल आए हुए, और उन्हीं चैप्टर को हमें कंप्लीट करना, चाहे कहीं से भी कंप्लीट करो, चाहे मेरे से, चाहे यूट्यूब से, कहीं से कंप्लीट कर लो। मेन मकसद तो मुझे उसके सवाल आने चाहिए और उसके सारे पीवाईक्यू हो जाने चाहिए चैप्टर वाइज। ठीक है, और देखते हैं सबसे ज्यादा सवाल कहाँ कहाँ से आए, फिर तुम्हें भी दिखाता हूँ सबसे ज्यादा सवाल कहाँ कहाँ से आए। अर्थमेटिक मत आए कि एडवांस मत आए, अर्थमेटिक मत आए, कहाँ कहाँ से सवाल पक्का आने वाला। यूपीएससी जहाँ तक आज तक सवाल पूछा है सबसे ज्यादा, यूपीएससी में कौन से चैप्टर पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का जो सी सेट है उसमें कहाँ से सवाल पूछा है। सबसे पहले नंबर पर चैप्टर को लेते देनी, उसका नाम है नंबर सिस्टम। क्या नाम है? नंबर सिस्टम। अगर नंबर सिस्टम का चैप्टर कंप्लीट है ना, तो 8 से लेकर 10 सवाल मान के चलिए, अकेला चैप्टर 8 से 10 सवाल दे रहा है। पिछली बार भी इसमें 8-10 सवाल आए, एक ही चैप्टर से 10 सवाल। अब पिछले 4-5 साल तक लगातार इससे पूछ रहा है, एक ही चैप्टर से सवाल, क्योंकि चैप्टर ही बहुत बड़ा है। समझ बात है, ये अकेला चैप्टर 10 दिन ले लो पूरे, अगर इसे पढ़ने लगे। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा वरीयता दी चैप्टर को, उसका नाम है क्रमचे और संचय। क्रमचे और संचय, इसके बाद में ये पढ़ाऊंगा तुम्हें, क्रमचे और संचय, इस कॉम्बिनेशन एंड पैराम्यूटेशन बोलते हैं। ठीक, इसमें भी समझ लो 8 से 10 सवाल, 15 सवाल ही पूछ ले इसने, 8 से 10 सवाल, मिनिमम 8 का एवरेज मान लो, 8 दूनी 16, यानी दोनों चैप्टर को मिलाकर 15 सवाल पूछ रहा है, लगभग आसपास 15 सवाल के आसपास, कम नहीं है पोर्शन। तो इन दोनों चैप्टर को सबसे ज्यादा वरीयता देनी। अगर पढ़ना भी शुरू करना ना, तुम्हारा पता लग गया पेपर सी सेट का नंबर कम बैठ रहे, चुपचाप यूट्यूब पर जाओ, नंबर सिस्टम पढ़ना शुरू कर दो, किसी से भी पूरा पढ़ो कंप्लीट। चुपचाप जाओ यूट्यूब पर, क्रमचे संचय पूरा पढ़ना शुरू करो, और 100-150 सवाल लगाओ उसके, तुम्हारा काम 36 हो लगा। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आ जाओ जिसका सवाल पूछे पूछा हो, तीसरे नंबर पर आ जाओ। तीसरे नंबर पर उसका नाम है हमारे पास, एक तो प्रतिशत का सवाल पूछा, बार बार पूछे प्रतिशत का, प्रतिशत प्लस लाभ हानि, लाभ हानि का हर साल सवाल है, कभी नहीं छोड़ा उसने लाभ हानि का सवाल आज तक, जमाने बीती है। उसके बाद अनुपात समानुपात का सवाल बार बार पूछ रहा है, हर साल पूछ रहा है, अनुपात समानुपात का, अनुपात और समानुपात, ये यूपीएससी का पेपर है। उसके बाद एचसीएफ एलसीएम का सवाल हर साल पूछा है, सुनो, छठा 7वां एचसीएफ एलसीएम का सवाल हर साल पूछा है, सुनो। आयु का सवाल हर साल पूछा है, 5वां छठे नंबर पर आयु का सवाल हर साल पूछा है, आयु का कभी नहीं कटा। उसके बाद प्रायिकता पे आ गया, प्रायिकता पर तीसरे नंबर पढ़ना चाहिए था मुझे, छठा 7वां। इस साल तो प्रायिकता पूछनी स्टार्ट करी, सुनो, प्रायिकता पूछनी स्टार्ट करी। उसके बाद डीआई उसका सबसे फेवरेट टॉपिक है, डीआई। हाँ, डीआई ये कुछ चैप्टर है जो बार बार पूछ रहा है। मैं तो कार्य समय का भी सवाल पूछा 9वें नंबर पर, कार्य और समय, कार्य और समय, उसके जो सबसे ज्यादा सवाल पूछ रखे हैं, सुना, बस यही है सब उसके जो सवाल है, उसके और कोई चैप्टर नहीं उसके काम का है, इसमें से और कोई चैप्टर उसके काम का नहीं है। अब तक इसमें सबसे ज्यादा सवाल पूछे ये हैं यूपीएससी में 8-9 चैप्टर, और सबसे 2 मेन चैप्टर नंबर सिस्टम, क्रमचे संचय और डीआई। निशान लगा रहा हूँ, एक तो स्टार इस पर लग गया, एक लग गया स्टार इस पर, और एक लग गया स्टार डीआई पर, और एक लगाई फिर प्रायिकता पर। ये चैप्टर पढ़ने वाले आने वाले कुछ दिनों में। आज जो हम जो स्टार्ट करेंगे वो नंबर सिस्टम होगा, आज जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे वो नंबर सिस्टम स्टार्ट होगा। 8 से 10 सवाल मान कर चलिए, जब यहाँ तुम बैठकर टेस्ट भी दोगे ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा सवाल इसके पढ़ेंगे आगे। अनुन्याय सब पर किसी पे सवाल नहीं आने का, सब पर सवाल आगा। तब तक तुम यहाँ सवाल करके दिखाने का ना मुझे, तब तक मैं गली बढ़ने का, तुम्हें लगेगा अब हम कंफर्टेबल हो चुके, इस टाइप के हम सारे सवाल कर देंगे। कभी भी साधारण चीज हो जाएगी, क्रमचे संचय के सारे सवाल करोगे तुम। मैं तो बचपन से यार यही पढ़ा रहा है, अब वही क्या मेरे पर समझ की बात है, जाग तो यही पढ़ा जाऊँगा। कक्षा 11 में ही पूरा चैप्टर, कक्षा 11 का पूरा 11 का, कक्षा 11 का पहले निकालने दिया जाए पूरा चैप्टर तुम्हें। ये नंबर सिस्टम वाला पूरा का पूरा यो अलग है, इसका सिस्टम अलग है, लेकिन इसे समझाने का मेरा तरीका बिल्कुल अलग यूनिक होगा। चाहे जैसा भी सवाल आ जाए, जिस तरह भी सवाल आ जाए, जैसा भी सवाल आ जाए, हर तरीके का सवाल कर दोगे तुम। बात समझ में आई है? तो अब बताओ ये सिलेबस समझ में आया मैथ का? अगर कहीं भी मैथ का सिलेबस कहीं भी मैथ पढ़ने जाओगे ना, तो पहले उसमें अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा मैं, फिर एडवांस पढ़ाऊंगा मैं। सही बात है, अर्थमेटिक के यही चैप्टर है। अगर इन चैप्टर की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो, जिंदगी में कभी मार नहीं खाने के। और इस पूरे से मसा सारे में मिलाकर यूपीएससी के पेपर में जो काम का वो यहाँ लिखा हुआ, ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव हुआ, यहाँ लिखा हुआ, जाकर चेक कर लो इन 8-9 चैप्टर में। तो बस, और 8-9 चैप्टर में तो भी इंपॉर्टेंट देना हो,
नंबर सिस्टम, क्रमचय संचय, डीआई और प्रायिकता, डीआई और प्रायिकता। याद रहेगी बात? या एक तो डीआई है और एक प्रायिकता होगा, याद रहेगी बात? बस ये 4 चैप्टर, 2 और 2 ही रहे। अगर मैंने 4 चैप्टर खत्म करवा देना, मैथ खत्म होगा इसकी तरफ से, यूपीएससी की तरफ से। वैसे मैं सारे पढ़ाऊंगा, एक भी चैप्टर नहीं छुड़वाता, एक भी, ताकि तुम्हें सबकी नॉलेज हो, सबका प्रैक्टिस करवाऊंगा जब तक मेरे पास टाइम रहेगा। जब मुझे लगेगा नंबर सिस्टम में तो तुम कोई सा भी सवाल कर दोगे, उठाकर कैसा भी दे दो, इसका मतलब तुम कंफर्टेबल हो चुके, तब जाकर मैं क्रमचय संचय पे जाऊंगा। मैं कहीं से भी सवाल पूछ नहीं है कि अगर पीछे आगे पढ़े पीछे का भूल रहे, हाँ कि आप मेरे तो कोई सा भी सवाल करवा लो, मैं कोई सा भी सवाल कर सकती हूँ नंबर सिस्टम का, कैसे भी आ जा, कितने भी हार्ड, पता लग चुका। फिर क्रमचय संचय, ठीक, और ये समझ में आने लगा ना तो तुम कभी भी पेपर दे सको, आईएएस बनना तुम्हारा तय है। अगर ये समझ में आने लगा, ये समझ में आने लगे, ये चैप्टर समझ में आने लगे ना, ये वाला मैथ समझ में आ रहा है, कभी भी पेपर दे सको तुम, कभी भी, तुमको कोई नहीं रोक सकता। ठीक, यही तो वो पोर्सन है जिसकी समझ में नहीं आता, और यही पोर्सन मेरा मजबूत है, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ मैं बहुत आराम से लेके चलूंगा इसमें। तुम चलो नोट करो सर सारे इतना झूठ बोलना है बहुत ज्यादा, नंबर सिस्टम है अब जुबान तो पीछे ना टया देख चलो बोर्ड को। बचपन की बात चल रही है। तो नंबर सुन लो, नंबर सप्तमी में ट्यूशन पढ़ेगा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सुन लो, नंबर सिस्टम के अंदर जब हम पढ़ेंगे संख्या पत्ती वाला चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें पहले चार्ट को पढ़ लो। ये चार्ट बड़े काम का, ठीक है। ये चार्ट पे ना कभी तुम कॉपी बैठ कर पढ़ाया होगा, ठीक। सबसे पहली खास बात हो संख्या क्या हो, इसके बिना कुछ नहीं चलने का। संख्या क्या हो, 0 से 9 डिजिट हो, हमारी 9, 0 10 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, उसके बाद 10 आ जाएगा, उन्हीं का ये सब यूज करेंगे। इन्हें हम डिजिट बोल रहे, अंक बोल रहे, अंक, ठीक। ये डिजिट हो हमारी। अब संख्या को बांटे, संख्या इनसे मिलाकर संख्या बनेगा। जो संख्या होगी ना हमारी वो होगी 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। इसमें तो बहुत सवाल आवा चार्ट में, कैसे सवाल आओ पता लग जाएगा कि कैसे इसमें सवाल आवा। अभी तुम्हारे यूपीएससी का सवाल इस चार्ट को सोल्व करके जाऊंगा, बहुत गौर से देख लेना। संख्या बता, संख्या कितने प्रकार की हमारी? 2। कौन कौन सी? चुल्लू जानो क्या हो, पूछ जाओ। संख्या 2 प्रकार की हो, एक तो हो वास्तविक संख्या, एक हो अवास्तविक संख्या, एक हो रियल नंबर, एक हो नॉन रियल नंबर, एक हो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, अब देखो कैसे कंफ्यूज करूंगा तुम वास्तविक संख्या में। इसे बोलो रियल नंबर। रियल नंबर, इस चार्ट से भी यूपीएससी ने सवाल पूछा, निकालूंगा, समझ में आया बात? या दूसरे नंबर पर जाओ, अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोल लेंगे। वास्तविक संख्या कौन सी होगी, दिमाग में सेट कर लियो बेटा, तुम्हारा नंबर आने वाला है, बोर्ड पर देख लो। अवास्तविक संख्या, एक अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, ये सब नंबर सिस्टम का पार्ट है। अवास्तविक संख्या को हम काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। काल्पनिक, काल्पनिक संख्या, इसे बोला नॉन रियल नंबर, नॉन रियल नंबर, बाकी सबकी स्पेलिंग लिखी हुई। इसे बोले इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक। अब वास्तविक संख्या कैसे कहते हैं ये भी मैं बताना चाहिए। बताए, बता वास्तविक संख्या क्या हो और अवास्तविक संख्या क्या हो? भैया जितनी संख्या है ना, मतलब 1 से लेकर जितना तक भी जानी हो तो वास्तविक संख्या हो जानी, और जो रूट के अंदर माइनस मांगे ना अवास्तविक संख्या। यही है, यही है। जब पेपर में सवाल कराओगे ना, वहां ऐसा नहीं आने का। वे संख्याएं जो परिमेय हो और अपरिमेय दोनों हो वे वास्तविक संख्या कहलागी, और जो रूट के अंदर होगी, कल्पना में जिनकी कल्पना करी जाएगी, उन्हें कभी कभी समिश्र संख्या भी कहते हम। जो रूट के अंदर माइनस में होगी वे अवास्तविक संख्या कहलागी। जो परिमेय और अपरिमेय दोनों हो उन्हें, इसलिए वास्तविक संख्या को ना हम 2 भागों में बांट दो।
वास्तविक संख्या को हम दो भागों में बांट देंगे, समझ आई बात? क्या वास्तविक संख्या को दो भागों में बांट देंगे, एक तो होगा हमारे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अभी परिमेय संख्या कौन सी हो, ध्यान से समझ लेना, इसे बोला रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और एक हो हमारी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। बहुत गौर से समझ लेना, मैं बहुत उल्टे उल्टे सवाल पूछूंगा। इसे बोलेंगे हमारे पास इरेशनल नंबर, IRRATIONL, इरेशनल नंबर। तो अगर तुमसे पूछा जाए वास्तविक संख्या कौन सी है, समझ में ये बात? या अगर प्रश्न बना दिया निम्नलिखित में से वास्तविक संख्या कौन सी है, पहला ऑप्शन परिमेय, दूसरा ऑप्शन अपरिमेय, तीसरा ऑप्शन हमारा काल्पनिक संख्या, चौथा ऑप्शन दे रखा है पता कौन सा, परिमेय अपरिमेय दोनों। तो आंसर होगा परिमेय अपरिमेय दोनों, इसलिए वहां कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए पहले ही बता दिया तुम। तो परिमेय अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर हमारी वास्तविक संख्या बनेगी। दुनिया में हम जितनी भी संख्या पढ़ा ना, मैथ पढ़ो बस, वो 5वां चैप्टर छोड़ दो, कक्षा 11 के अंदर जो चैप्टर अवास्तविक संख्या ऐसी हो जो रूट के भीतर और माइनस में हो। जैसे √3 होगा, इसे हम ऐसे लिख सके √3 और आई, इसके पीछे अयोटा हट, इसे हटा दो हम, जो माइनस के √1 हो ना, माइनस के √1 इसका मान आई हो, ये पढ़ाई जाती हूँ। समझ में आई बात है? जो रूट के भीतर हो माइनस में, ऐसी संख्याओं को छोड़ दो, ये अवास्तविक होगी या काल्पनिक होगी। बाकी दुनिया में जितनी भी संख्या ना सारी की सारी वे वास्तविक होगी। और वास्तविक संख्या की परिभाषा यही होगी। तो जो सवाल बनागा कि परिमेय अपरिमेय दोनों संख्या को मिलाकर वास्तविक संख्या बनेगी हमारी, याद रहा ये बात? या तो जो परिमेय भी होगी और अपरिमेय भी होगी। अब वास्तविक संख्या की और क्या पहचान हो, वास्तविक संख्या को हम R से डिनोट कर रही, रियल नंबर, ये हमारे रियल नंबर होंगे जितने भी, चाहे बटे में, पॉइंट में, गुणा में, जोड़ में, घटा में, सब। बस ऐसी ना होगा। बाकी दुनिया में जितनी भी संख्या हो, पॉइंट में हो, बटे में हो, जोड़ में हो, गुणा में हो, घटा में हो, चाहे कैसी भी संख्या, सारी वास्तविक है। या तो वो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। अब परिमेय संख्या की क्या पहचान हो, परिमेय संख्या की पहचान हो वह P/Q के रूप में लिखी जा। अगर कोई संख्या P/Q के रूप में लिखी जाएगी तो वह परिमेय संख्या कहलाएगी। यही होगी, तो बता क्या हो, यही हो क्या, यही हो? गलत है, इतने पे काम नहीं चलता। P/Q के रूप में 1/0 भी लिखा हुआ है, परिमेय संख्या है। तो ये पूरी बात बोलनी पड़ेगी यहाँ से, यानी तुम बच के बाद 10 भी नहीं आया, समझ में बात? यहाँ पूरा बोलना पड़ेगा कि Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, किसी संख्या के बट्टे में 0 होना चाहिए। वह संख्या भले ही बट्टे में हो, अगर बट्टे में 0 आएगा वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ये बात दिमाग में सेट करके रखना, समझ गए? ऐसे ऐसे भी उल्टे उल्टे सवाल पूछे, तो थ्योरी में सवाल पूछेगा फंसा कि जो परिमेय संख्या होगी उसका, उसके अंदर जो बटे में ऊपर एक ऊपर वाली चीज को तो अंश बोल रहा, नीचे वाली चीज को हर बोल रहा। हर में कभी भी 0 संभव नहीं है, 0 संभव है हर में। अगर 0 संभव, मैं एक स्टेटमेंट बनाता हूँ, तुमसे बताओ, एक स्टेटमेंट बनाता हूँ, ध्यान से समझना। एक स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूँ, तुम बताना सही होगा गलत होगा। निम्नलिखित संख्याओं के बारे में विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, परिमेय संख्या के हर में शून्य संभव है, संभव असंभव है? तो संभव है, ये स्टेटमेंट सही होगा गलत होगा? कथन एक सही स्पष्टीकरण दे रहा है या अस्पष्टीकरण दे रहा है? ऐसे सवाल वहां सवाल आसान होगा, पढ़ने के बावजूद तुम्हें लगेगा यार तो परिमेय संख्या का सवाल आ रखा है, हमसे हो ही नहीं रहा, समझ गए? इस लेवल पर जाकर पूछ रहा सवाल, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ा पूरा का पूरा चार्ट ही। अब परिमेय संख्या की पहचान पता लग चुका। अब मैं तुमसे पूछूंगा परिमेय संख्या है नहीं है? चलिए हम बता, 2/3 परिमेय संख्या है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ मैं यहाँ से। 0 परिमेय संख्या है क्या? बता, तो बता, 0 परिमेय संख्या है? तो जिसके बटे में तो उसके बटे में तो 1 होगा, है कौन सा मानना जो नहीं है 0 परिमेय संख्या? 0 परिमेय संख्या है नहीं है? जो कह रहा है वो हाथ खड़ा कर लो, वोट पड़ेगी यहाँ। अब हाथ डाउन कर लो। जिसके बटे में 1 लिखा जाएगा ना वह परिमेय संख्या होगी। 0 बटे में नहीं होना चाहिए, 0 ऊपर हो घंटा फर्क नहीं पड़ता उस पर। तो 0 परिमेय संख्या है। 9वीं क्लास का पहला ही सवाल ये हुई है, समझ बात है? 0 एक परिमेय संख्या, उसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, बस बटे में 0 होना चाहिए। और हमने 0/3 परिमेय संख्या है, उसके बाद 3/2 है, तो 0 भी है, 1/2 भी है, 3.5 तू बता, 3.5 है हमारा, 3.5 लिखा हुआ, यह परिमेय संख्या है? कैसे चुप कैसे बटे में? तो फिर परिमेय संख्या कहां तो जाएगी बता, तो बता। देख पॉइंट को उड़ा देंगे, मैथ का असर दिखाई दे रहा है। 35/10 लिख देंगे कैसे? तो पॉइंट वाली जितनी भी पॉइंट वाली ना, पॉइंट को उड़ाया जा सके, पॉइंट के नीचे 1, आगे जितने कितने 0, इसलिए परिमेय संख्या होगी।
जो बट्टे में होगी परिमेय संख्या होगी। x बट्टे वाई परिमेय संख्या है। चैटे इतने मारूंगा, याद रखो। सही बात है, मैंने बात पूरी नहीं बताई। तुम्हें x और y का मान पता हो सकता अगर x का मान ही हो, फिर क्या लिखो अपने आप भी कहीं संख्या थोड़ा ही है, जानकारी अपर्याप्त, ऐसे सवाल पूछा वहां से, असंभव, ज्ञात नहीं किया जा सकता। और ये हाँ बटे म अभी एक्स वाई की पूरी उन्हें एक्स वाई दिया जरूर, एक्स वाई की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी तुम, अपूर्ण हो। सही बात यार, निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता बिल्कुल भी। उसके बाद और सुनो, जिसका नंबर आकर ध्यान समझना अच्छे तरीके से, जो बटे में होगा परिमेय संख्या, ठीक। 2/√3 काजल बताएगा, 2/√3 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? तो √3 ये बटे में तो है ना। अभी मैंने कहा था पी बटे क्यू, तो पी बटे क्यू के रूप में, और क्यू का मान 0 भी नहीं है। सारी कंडीशन तो फॉलो हो रही, फिर तो परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक क्या, परिमेय संख्या पर तड़पा दिया। और वही सवाल पूछ रहा है यूपीएससी जाकर, यही सवाल पूछ रहा है, कह रहा है पहले से ही पढ़ा, बाकी चैप्टर बाद में पढ़िए, यही नंबर सिस्टम, यही कंसेप्ट क्लियर है। तू बताइए करेगा है ये परिमेय संख्या है क्या? बटे में परिमेय संख्या है। तू बता जब परिमेय संख्या क्या हो, पी बटे क्यू के रूप में हो, क्यू का मान 0 ना हो नीचे, तो सारी कंडीशन तो हो रही, पी बटे क्यू के रूप में, क्यू का मान 0 भी नहीं है। फिर तो मेरी परिभाषा गलत है, तो बताए किस में है नहीं है, नु बता तू है, तू बता है। अपरिमेय संख्या नहीं पढ़ी ना मुझे तुमने, अपरिमेय संख्या हो जो रूट के अंदर होगी ना, अपरिमेय हो जाएगी। और रूट वाली संख्या को पहले ही घेर रखा है, और जिसने घेर रखा है ना, दूध का नाम सुना है, पानी का नाम सुना है, भगवान के पास कभी दूध चढ़ाने गए, देखो क्या कर भगवान को कैसे बेवकूफ बनाया जा। समझ गए, आगे में समझाने की जरूरत नहीं है। इतना सा दूध लेके जाएंगे, और पानी लेके जाएंगे इतना सारा, सही बात किया, और उसमें डाल कर ओम जी, भगवान को लगा दिख के, भगवान को बेचारे को फील हुआ है दूध डालने मैंने ऊपर, इतना बड़ा नहीं है। ओम जय खेड़े महाराज की फलाना ढिमका ये वो फला, गलत बात है ना। तो इसलिए ही रूट वाली संख्या जिसकी साथ ही मिल जाएगी ना, रूट वाली संख्या वही दूध है, जिसे तुम पानी में मिलाओगे दूध ही चमकेगा। रूट वाली संख्या वही दूध है जिसे पानी में मिलाओगे दूध ही चमकेगा। इसका क्या मतलब हो, अगर रूट वाली संख्या को किसी के साथ जोड़ दो, गुणा कर दो, भाग कर दो, घटा कर दो, वह अपरिमेय संख्या बन जाएगी। मैंने कहा ना 3√2 अपरिमेय संख्या, मैंने कहा ना 1/√3 अपरिमेय संख्या। 10वीं क्लास में नहीं पढ़ा है, सिद्ध करो 1/√3 अपरिमेय संख्या है, अंधे थे। 3 + 2√5, यह भी एक संख्या बन गई, यह भी अपरिमेय संख्या। 5 - के √3, यह भी अपरिमेय संख्या। 10वीं क्लास में नहीं पढ़ाया, और वो यही तो कह रहा है 10वीं क्लास तक का मैथ पढ़ाओ, वो यही तो कह रहा है 10वीं क्लास तक का मैथ पढ़ाओ। इसमें साफ साफ लिखा हुआ यूपीएससी के पेपर में 10th लेवल तक का मैथ आगा केवल, इससे फालतू नहीं आने का। तो अब पता लग गया कौन कौन सी परिमेय संख्या होगी, ते परिमेय संख्या नहीं होने की। रूट वाला जिसके साथ मिल गया ना, वह तुरंत परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, तो ये बताओ और सुनो ध्यान लगाकर, x/y, y ≠ = 0, y ≠ 0, और x ना पता कैसा नंबर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर। हाँ, अगर x का मान रियल नंबर होगा, ऐसी बातें भी वहां पूछ कर जाओ। ऊपर वाली संख्या तो वास्तविक संख्या होनी चाहिए, और वास्तविक संख्या में भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। परिमेय संख्या, अगर ऊपर वाली संख्या अपरिमेय संख्या होगी तो अपरिमेय नहीं बन जाएगी फिर वह। तो परिमेय संख्या होने के लिए जरूरी ऊपर वाली जो संख्या रखी ना, वह परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या, और नीचे वाली संख्या का मान 0 ना हो, नीचे वाली संख्या का मान 0 ना हो, तो तब जाएगा वो परिमेय संख्या कहलाएगी। याद रहेगी बात है। अब अपरिमेय संख्या, कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। अच्छा, एक स्टेटमेंट पूछता हूं तुम्हें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दे रखा है, यदि किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ी जाए तो परिणाम
परिणाम परिमेय प्राप्त होता है, परिमेय प्राप्त होता है। यह बात सही है गलत है? तो बता। यदि किसी परिमेय संख्या, तो अपने दिमाग में वहां से स्टेटमेंट है ना, अच्छा परिमेय संख्या की बात कर रहा है, 5 ले लिया, ये तो परिमेय है। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ी जाए √3 ले लिया, घटाने क्या वो घटा दो, गुणा करने क्या वो गुणा कर दो, तो परिणाम कैसे प्राप्त होता है? परिमेय प्राप्त होता है। तो मतलब 5 प्लस के √3 कैसी संख्या? अपरिमेय। और वो कैसा वो कैसी कह रहा है? गलत नहीं होगा। ऐसे ही स्टेटमेंट आऊंगी, चाहे चेक करके देख लियो। जब मैं इसे पढ़ाने के बावजूद ना साथ साथ बीच में करवाऊंगा, सारे सवाल करवाऊंगा ऐसे ऐसे। याद रहेगी बात है? तो देखो, कभी भी एक परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या में जोड़ो तो क्या मिलेगा? परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ो तो क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ो, क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या मतलब परिमेय संख्या घटाओ, गुणा करो, भाग दो। याद रहेगी बात है? तो इसे तो इतनी इंपॉर्टेंट बात हो चुकी, ये तो इंपॉर्टेंट बात हो चुकी है हमारे पास यार। इसे तो मुझे लिखा जाना चाहिए, अब लिखा जाना चाहिए, अभी हम इसे लिखेंगे इस बात को, क्योंकि भैया हल्के में नहीं लिया जा सकता। पहले अपरिमेय संख्या लिख दो यहां से। अपरिमेय संख्या वे हों जिसे P/Q के रूप में ले लिया जा सकता, इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक, और सुनो, यह हमारी परिमेय संख्या, कभी भी किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ दो, अपरिमेय संख्या उसे जोड़ दो, ठीक, या फिर एक काम कर दो उसे घटा दो। यह परिमेय संख्या की कभी भी जिंदगी में कोई भी परिमेय संख्या उसकी गुणा कर दी तुमने अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या है सबके पीछे लिखा हुआ। उसके बाद अगर तुमने ऐसा कर दिया या फिर भाग कर दी, ऊपर परिमेय संख्या परिमेय और नीचे अपरिमेय संख्या अपरिमेय, तो जो रिजल्ट आएगा ना निकल कर, देखो जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर दो, भाग कर दो, तो जो हमारा आंसर निकल कर आगा ना, जो परिणाम मिलेगा, तो जो परिणाम मिलेगा ना, तो परिणाम कैसा होगा? हमेशा अपरिमेय। अपरिमेय, याद रहेगी बात या? तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ दो, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटा दो, परिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या में गुणा कर दो, परिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या में भाग कर दो, तो जो रिजल्ट आएगा वो अपरिमेय होगा। इसी कथन में मिला के पूछेगा सवाल को, समझ गए? पूछेगा कथन सही है गलत है, ऐसा करके दो कथन दे देगा, समझ गए? ठीक, तो वहां अपने दिमाग में सोच लेकर, अच्छा परिमेय संख्या तो मुझे पता क्या हो, अच्छा परिमेय संख्या तो मुझे पता क्या हो, अच्छा जोड़ कर देख ले आ रहा का नहीं आ रहा। याद रहेगी बात ये? अब एक और सवाल पूछता हूँ, तुम ध्यान तो समझना अच्छे तरीके से, बहुत गौर से। अपरिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या क्या पहचान होगी? रूट के भीतर होगी, माइनस रूट के भीतर होगी बस, √3, √2, √7, √11। अच्छा ये बताओ, ये √18 लिखा हुआ, √18 परिमेय है? परिमेय है? अपरिमेय है, इसका पूरा रूट नहीं होता। अगर मैंने यहां लिख दिया √4, √9, ये परिमेय, ये अपरिमेय नहीं है, रूट में होते हुए परिमेय, क्योंकि 4 का रूट हो 2, ये 4 लिखा हुआ ना, ये √4 लिखा हुआ भैया, √4 का रूट 2 हो, जिसके बटे में उसके बटे में 1, ये परिमेय है, तो ये भी परिमेय है। कोई संख्या रूट के भीतर होते हुए परिमेय में हो सकती है, कोई संख्या उसका पूरा रूट होगा। हमने कहा ना √4, √9, तो √9 का मान कितना हो? 3 के बटे में कितना बैठेगा? 1, तो ये हमारा परिमेय है, तो ये परिमेय बैठेगा। परिमेय मतलब रेशनल नंबर हमारा, ये रेशनल नंबर होगा। उसके बाद हमने कहा यहाँ से रूट लिखा हुआ √36, परिमेय है, परिमेय 36 का कितना बैठेगा? 6, और 6 जिसके बटे उसके बटे में बैठेगा 1, और ये परिमेय, तो ये भी क्या होगा? परिमेय। इतनी चीज इसके बराबर है, ये परिमेय तो ये भी परिमेय, ये डंगर ये भी डंगर, समझ गए? यहां देखो ऐसे लिखा हुआ। अब एक और पूछता हूं तुमसे, 3√4, अब बता परिमेय है? परिमेय। सारी दुनिया से जीत के मैं कैसा? हाँ निकाल लेंगे, 3 गुणा 2, 3 दूनी, हाँ ये कॉमन सेंस वाली बात है। ऐसे लिख देगा वहां से स्टेटमेंट में, ऐसे लिख देगा स्टेटमेंट में बनाकर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3√9 एक अपरिमेय संख्या है, तो जगह रूट में अपरिमेय है, भावना में बैग नो नहीं पता उसका पूरा रूट भी हो, समझिए, नो नहीं पता उसका पूरा रूट भी हो, तो मान के बैठा कि हाँ हो। यहां तक पता लग चुका, आगे बढ़ू तो जो भी पढ़ाता जाऊंगा ना उसका सवाल साथ साथ करवा जाऊंगा। परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे, अपरिमेय परिमेय में जोड़ेंगे, परिमेय में भाग करेंगे, तो परिणाम अपरिमेय आएगा। अब एक और सवाल लो,
एक और सवाल, जब मैं तुमसे कहता हूं बताओ एक अपरिमेय संख्या में, एक अपरिमेय संख्या, कोई भी अपरिमेय संख्या, तो दिमाग में सोच ले यार कोई अपरिमेय संख्या, और उस अपरिमेय संख्या में तुम अपरिमेय संख्या, सुनो ध्यान लगा, उस अपरिमेय संख्या में तुम अपरिमेय संख्या जोड़नी। अब बताओ अगर एक अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो परिणाम अपरिमेय आएगा परिमेय आएगा? तो बता। दूध में इतना सा पानी मिलाओ, इतना मिलाओ, इतना मिलाओ, यू दूध दूध क्या है वो, और इसमें कुछ भी मिला दो परिणाम क्या होगा? अपरिमेय। भाग जोड़ गुणा घटा स्वयं भी मिलाओ सही, दूध में दूध मिलाओ तो दूध दिखाई देगा, धनिया दिखाई देगा। क्या है काजल? समझ रहे हो विनोद? अपरिमेय घटाएंगे तो अपरिमेय। एक और सुनो काजल तुम बताओ, अगर अपरिमेय की गुणा अपरिमेय में कर दी, अब बताओ परिणाम कैसा आएगा? रैप्टे इतने मारूंगा आज रखोगे। √3 हो, और √3 की गुणा √3 में करिए करे कितना आया? 3 नहीं आया। बन बह के भावना होगा बुझ गई जा रे। √7 आयो, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो कितना बैठेगा? तो कभी दूध में दूध मिलाकर दूध फट भी तो जा, बन गया मट्ठा तेरा। √5, तो √5 की √5 में गुणा करेंगे 5। अब यह भी अपरिमेय संख्या, यह भी अपरिमेय संख्या, तो कभी कभी ऐसा नहीं होता। तो ऐसे ही सवाल पूछे वहां से कि बताओ दो स्टेटमेंट निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार करें। पहला स्टेटमेंट, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय होता है, अपरिमेय होता है। कभी कभी परिमेय भी हो जाए। अगर हमने ऐसा कर दिया, देखो √3 और यहां लिख दिया √5, दोनों अलग अलग संख्या, 5 कितना बैठेगा? 15। अब अपरिमेय आ गया, अब अपरिमेय आ गया। वो क्या कह जाओ ना कि दो अपरिमेय संख्या को आपस में गुणा करोगे, दो अपरिमेय संख्या को आपस में गुणा करोगे, तो बच्चे के दिमाग में परसेप्शन से बन रखा है, अच्छा √3 की √3 में कर देंगे, अभी अपरिमेय अपरिमेय, तो आ जाएगा 3, और जब 3 आ जाएगा 3 परिमेय है। तो जो लिख कर गया ना वो सदैव, एक्सट्रीम सेंटेंस इज ऑलवेज रॉन्ग इन यूपीएससी पेपर, ये दिमाग में सेट कर लो। ऑलवेज, सदैव, पूरी तरह, ऐसे वाक्य वे गलत ही है। पता लगा गलती क्यों हुआ? क्या हुआ? समझ में आई बात है? और स्टेटमेंट सुनो, ध्यान तो सुन लेना। चलिए, यदि एक अपरिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाए, यदि एक अपरिमेय संख्या को एक अन्य अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाए तो परिणाम अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। सदैव परिणाम असंख्या प्राप्त होता है। सदैव लगा दिया ना, हमेशा हमेशा अपरिमेय संख्या परिणाम प्राप्त होता है, हमेशा लगा दिया ना, वैसे भी गलत है, चाहे दिमाग भी ना लगाओ। कोई सा भी स्टेटमेंट हमेशा, पूर्णतः, पूरी तरह, सभी गलत। केवल देखो यहां √7 बटे में √7 कट नहीं गया, क्या आया? और एक परिमेय है, परिमेय एक परिमेय संख्या। तो ऐसे कॉमन सेंस यूज करना, जो वो कहना वो करके देखना। उन्होंने कहा ना यदि दो अपरिमेय संख्याओं को भाग किया जाए, यदि दो अपरिमेय संख्याओं को विभाजित किया जाए आपस में, दो अपरिमेय संख्या रख कर देख लो, √5 उन्होंने कहा सदैव परिणाम अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ये वाला जो निष्कर्ष है ना, ये अनुसरण नहीं करता, ये सही नहीं है। बात समझ में आई? ऐसे ही हो यूपीएससी वाला तैयारी है भैया, ऐसे ही पढ़ाया जाए। और क्या ये वास्तविक संख्या हो, परिमेय संख्या हो, याद कर लो। इसका एप्लीकेशन सीखना पड़ा कि यूज कैसा होगा, इसे यूज करके क्या क्या बना सको। बात समझ आई? बात है परिमेय संख्या था और अपरिमेय संख्या था, इतनी ही होगा तो उसकी, इस तो फालतू नहीं जा सकता हो। जितने मैंने स्टेटमेंट बोल कर बताए, अब तुम्हारा दिमाग किस तरह रनर कर जाएगा। अच्छा ऐसा करो दे बस सवाल, याद रहे ये बात। ये चलो ये भी सही है, हमने यहां तक तो हमने पढ़ लिया। दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत यह ये एक कौन था? बाप, दो बच्चे पैदा हो गए इसके,
ये लंगड़ा लुंजा निकल गया, मतलब जो भी होगा इसका शादी नहीं हुई, इसकी शादी होगी, इसकी भी 2 हो गए, 58 54। अब इन मतलब इसकी शादी नहीं होने की, इसके हालात सही नहीं लग रहे ना मुझे, सही बात है। इसकी होगी शादी, जब इसकी शादी होगी तो इसके कई सारे बच्चे निकलेंगे, देखो पहले से इंतर नोट कर लो। ए क्या हो आप कोई लैंग्वेज तो थोड़ी सही कर। चलो आ जाओ। चुप। परिमेय संख्या चुप हो जा, अपने मेहमान ने वादा बता लिया ना, मेरे मेहमान है, मेरे मेहमान है, मेरे मेहमान है। अब देखो इस वाले बच्चे की शादी होगी, और जब शादी होगी ना, इनने मचाया उदंड, 6 बच्चे पैदा करे। कितने? पहले वाला बच्चा बहुत सुंदर है इसका, उसका नाम है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या सुनने में क्या लग रहा होगा, आसान से समझ में आ जाए, सवाल पूछो सिर पहुंच जाओगे, देख लो ये प्राकृतिक संख्या बोला नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या में होगी। मैंने परिमेय संख्या के नीचे क्यों रखा है सर? सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या को बट्टे के रूप में लिखा जा सके। अरे भाई प्राकृतिक संख्या क्या हो, जो 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 5 अनंत तक। कहां तक हो? अनंत तक। जब तुम मेरे पास बचपन में पढ़ाना हो, सबसे पहला चार्ट ये पढ़ाता मैं बच्चों को, आ जाओ पढ़ लो। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक जाएंगे। क्या प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल हो? क्या प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल हो? क्यों नहीं होता प्राकृतिक संख्या में शून्य? से बाद में पढ़िए, तुम्हें अखबार पढ़ने वाली नहीं है, मैगजीन पढ़ी नहीं जा रही है। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल क्यों नहीं होता? तो बता प्राकृतिक संख्या बता, क्योंकि शून्य शून्य है, शून्य शून्य रैपिड इतना बनवा रखोगे क्या हो, क्यों नहीं सामने होता प्राकृतिक संख्या में शून्य? इसे धक्का दे देगा बता। हाँ प्रकृति के अंदर क्या है? पैथ प्राकृतिक, पैथ प्रकृति। प्रकृति के अंदर कोई भी वस्तु को जीरो कह दोगे, नु कहेंगे जीरो मार कर रहे हो, नु कहेंगे जीरो बोर्ड हो। पेड़ पे एक फल लग रहा है, नु कहेंगे जीरो फल हो। क्या कहेंगे? पहले ऐसे ऐसे तो उदाहरण दूंगा मैं, तो पुरानी यादें ताजा हो रही। एक भी फल नहीं है, तेने नु कहा एक भी फल नहीं है। काउंटिंग देखते करी, पेड़ खड़े तो नु कहेंगे जीरो पेड़ है, इसका मतलब वहां है ही नहीं पेड़। समझ गए? ठीक। तो कोई किसी भी चीज की गिनती करनी हो ना, काउंटिंग करनी हो, वो प्राकृतिक संख्या से शुरू हो। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल नहीं होता। प्राकृतिक संख्याएं नेचर के अंदर जो भी चीज आ रही प्रकृति के अंदर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट तक जाएंगे। प्राकृतिक संख्याओं में ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं होती। प्राकृतिक संख्याओं के अंदर जो हो, प्राकृतिक संख्या ध्यान से सुने ना, प्राकृतिक संख्याओं के अंदर 1/2 शामिल नहीं होता। 1/2 प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या पूरी पूरी होगी, पूरी तरह 1 2 3 4 5 6 जैसे काउंटिंग कर सकते हो तुम, वो प्राकृतिक संख्या होगी नेचर के अंदर। माइनस के 3/2 होगा, माइनस का तो कोई सा होने का ही नहीं। 7/8 होगा, 1 2 कंप्लीट होगा, पूरी तरह होगा वो। याद रहेगी बात। रूट 7 हो सका, कहाँ हो जाएगा? वो तो वहीं मर गया था, तो मेरी तरफ तो उस दिन ही मर गया था वो। तो बोलो बात ना करो। दूसरा बच्चा, पहले बच्चे की क्वालिटी समझ में आई? कहां से शुरू हो? शून्य शामिल हो। प्राकृतिक संख्याओं में प्राकृतिक संख्या जोड़ दो, 1 + 1 कितना आगा? तो प्राकृतिक संख्या नहीं आती। तो प्राकृतिक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं जोड़कर प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। प्राकृतिक संख्याएं जो वे परिमेय संख्या है। इसके तो बच्चे हैं, ये इसका ही तो खून होगा नहीं इसके अंदर ही हो।
सही बात। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। बात सही है गलत है? ध्यान से सुन लेना, मैं पहले कंफ्यूज कर दूंगा। सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है, तो बता सही है गलत है? सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, यही तो बता, यही तो बात है। अब बता, सभी ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, तो सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या है या प्राकृतिक संख्या है? तो बस फिर ये वाली ये तो हो सके, ये वाली ये नहीं हो सकती। ये स्टेटमेंट वहां पेपर में पूछ रहा जाएगा, ये 9वीं क्लास का कंसेप्ट है। सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी वो सही नहीं पूछता क्योंकि बच्चे सही पढ़ गया। वो सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, हमेशा गलती देगा। यूपीएससी के पेपर में जितने भी स्टेटमेंट आवा ना 70% नेगेटिव हो, नेगेटिव में गलत हो, कोई भी सन हो चाहे गलत ही देगा। वो सही नहीं देता बिल्कुल भी, जान पूछ को। अभी गलत तो मारेंगे जाएगा सीधा, तो ये भी गलत है। अगर 4 स्टेटमेंट दे रखे ना तो 4 में तो समझ लो एक पक्का गलत होगा, चारों सही नहीं होने के। इतना आसान सवाल कभी नहीं देने का, बहुत कम चांस होगा। साइंस का करने बैठो, साइंस में 4 सही होंगे। प्राकृतिक संख्या तो बताओ, सभी प्राकृतिक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है, सभी प्राकृतिक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। जूता चल बता। वे अपने टट्टर भी जूता मारता, मैं तुरंत निकाल लेता। दूसरे नंबर पर प्राकृतिक संख्याओं में ना, जो जितनी प्राकृतिक संख्याएं दुनिया में, जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जितनी भी प्राकृतिक संख्या है सारी वास्तविक संख्याएं होती है। जितनी प्राकृतिक संख्या है सारी वास्तविक संख्या। अरे बाबा उसका वो, ये बाबा ये बेटा, ये उसका पोता होगा उसका, वो तो खून है उसका उसके अंदर। प्राकृतिक संख्या सारी वास्तविक, नीचे सारा वास्तविक संख्या तो पार्ट है। जितनी अपरिमेय संख्या सारी वास्तविक संख्या, जितनी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या, जितनी प्राकृतिक संख्याएं सारी सारी वास्तविक संख्याएं। सही बात है। पूरे घर में बहुत सारे जागत खेल रहे हो, बाहर बापू बैठा रहा टट लेगा, मीन तो हुई है। वो ना होता है सारा टैं 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 कच्चा बेड़ा जाता है वो। याद रही ये बात है? तो ये तो पोते कौन है? वो कौन है? बाबा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? चले चलो, एक और पूर्ण संख्या। इसे इंग्लिश में क्या बोल लो? WHOL, वूल नंबर, फूल नहीं वूल। ये कहां से शुरू होंगे? 0 तक। इसमें 0 भी शामिल हो, 0 1 2 3 4 डॉटेड 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 अनंत तक। तो हमेशा लास्ट तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, 0 तो शुरू होगी। इसमें 0 भी शामिल हो पूर्ण संख्याओं में। याद रहेगी बात? अब मैं एक सवाल पूछता हूं तुमसे, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है क्योंकि 1 से लेकर अनंत तक इसमें है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या भी होती है। अब सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, 0 तो नहीं है ना। अब स्टेटमेंट गलत होगा, ऐसी बातें बना रहा हूं, जाने पूछ कर ऐसे स्टेटमेंट बना रखे उसने। समझ बात? तुम देख के पहचान लेना, ये चार्ट बड़े काम का। एक सवाल मान कर चलिए, इस तक आगा ही आगा तय है पूरा, चलो चार्ट आज ही क्लास तक। समझ बात है? पिछले 8 साल के जो सवाल आए इस चार्ट देख कर सोल्व कर सको तुम, पता लग चुका। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, 1 से लेकर अनंत तक इसमें है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सको? सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होगी? होगी, क्योंकि 0 को बट्टे में लिख सको, 1 को बट्टे में लिख सको, 2 को बट्टे में लिख सको, और जिसे बट्टे में लिख सको वो कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। तो इसका मतलब सारी की सारी पूर्ण संख्याएं कैसी संख्या? परिमेय संख्या। याद रही ये बात है? सभी पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्या होगी? होगी। सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होगी क्या? ध्यान से सुन लेना। अगर हम एक पूर्ण संख्या में, ध्यान से सुन लेना, अगर हम एक पूर्ण संख्या में एक प्राकृतिक संख्या जोड़ दो तो आंसर बताओ क्या आएगा? एक आएगा। एक कैसी संख्या? परिमेय है? परिमेय परिमेय है? परिमेय तो परिणाम परिमेय प्राप्त हुआ है? परिमेय प्राप्त हुआ? ऐसे सवाल वहां पूछा तुमसे। यदि एक प्राकृतिक संख्या में कोई पूर्ण संख्या जोड़ दी जाए या घटा दी जाए या गुणा कर दी जाए, भाग कर दी जाए, तो परिणाम परिमेय प्राप्त होता है। खुद ही लिख कर देखा जाएगा, संख्या सुन के कुछ नहीं देने का हिंदी में। तो तुम अपनी तरफ ना एक पूर्ण संख्या उठा लियो, एक प्राकृतिक संख्या उठा लियो, दोनों को जोड़कर देख लियो वहीं से। अच्छा, एक आया और एक सच में परिमेय संख्या। अब ना यहाँ देखो, यदि एक पूर्ण संख्या में एक प्राकृतिक संख्या जोड़ दी जाए तो परिणाम अपरिमेय प्राप्त होता है। ये कथन गलत होगा? सही होगा? परिमेय प्राप्त हुआ है? परिमेय प्राप्त हुआ? तो वहां उल्टा करके जाएगा, परिमेय को हटा के जाएगा, अपरिमेय लिख देगा वो।
समझ गए? तो भाई वो गलत मान लेना, गलत हो स्टेटमेंट हो, समझ गए? बच्चे सोचो बहुत हार्ड दे रखा है, कैलकुलेशन का कुछ नहीं है इसमें, छोटी मोटी कैलकुलेशन सारा का सारा हिंदी में दे देगा, सवाल को कथन में दे देगा ताकि उससे कंफ्यूज हो जाए बच्चा का। बच्चा तो तुम अपने दिमाग में सोच लेना, अच्छा प्राकृत संख्या की बात करी, चलो कोई प्राकृत संख्या उठाओ, अच्छा पूर्ण संख्या की बात करी, चलो कोई प्राकृत संख्या उठाओ, चलो जोड़ कर देखो, सर गुणा करने को गुणा करके देखो, चलो भाग करके देखो, समझ गए जैसा क्या होगा। अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य हो सकता है? दो पूर्ण संख्या दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य हो सकता है? सही है गलत है? दो पूर्ण संख्या गुणनफल हो सकता है, सही है गलत है? कैसा? 0 गुणा 1 कम कर दो, दो पूर्ण संख्या ये 0 आ जाएगा। आज समझ में ऐसे सवाल देखिए, पता लग चुका? दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, ध्यान से सुन लेना, दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हो सकता है। मैंने क्या बोला? हो सकता है। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, ध्यान से सुन लेना, दो प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा हूं। दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो सकता है। अच्छा ये 2 हो और 2 हो, 2 दूनी और 4 पूर्ण वर्ग हो, क्योंकि 4 का रूट कितना हो 2, यही तो पूर्ण वर्ग हो। यहाँ 3 लिखा हुआ, 3 × 3 क्या हो 9, और 9 कैसा पूर्ण वर्ग नहीं है? क्या लिख मैंने क्या बोला? हो सकता है, हो सकता है। याद रखना यूपीएससी के पेपर में आज के बाद किसी भी सवाल में उन्होंने कहा था ना हो सकता है, वो स्टेटमेंट हमेशा सही होगा, समझ गए? बिना आंख मीच को पढ़ना ही नहीं, सवाल को चेक कर लीजिएगा आज तक कितने पेपर में आए हुए, ठीक है? तो ये कलाकारी धीरे धीरे डेवलप होगा, तुमने खुद ही देख लो, हो सकता है, उसके 90.1% चांस हो सकता है वो सही होगा, दिया ही इसलिए सकता है, समझ नहीं बात है, ठीक? अब देखो दो पूर्ण, ध्यान सुन लेना अच्छा तरीके से, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव एक पूर्ण संख्या होगी। दो पूर्ण संख्या गुणनफल सदैव एक पूर्ण संख्या ही होगी, पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। दो पूर्ण संख्या गुणनफल, दो दूनी कितना आएगा? तो दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। सदैव है क्या? होनी चाहिए। एक्सट्रीम सेंटेंस, बहुत बल दे रहा है, होनी ही चाहिए, गलत हो। मैं कथन बताना चाह रहा हूं तुम्हें, सवाल अगर बदल कभी आया ना, लेकिन तुम्हें पता भाई जी ने बताता हो सकता है, सेंटेंस सही है। भाई जी ने बताया था पूरी तरह होना ही चाहिए, गलत है। एक्सट्रीम चमक गया, एक्सट्रीम का मतलब ज्यादा बल दे रहा उस चीज पर, होना ही चाहिए, वो गलत होगा, ठीक? अब बताओ, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, सही गलत है? सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, सही कहां होगा? सभी ने लिखा हुआ क्या? जान पूछ के बनाई ना आज तक ऐसे सेंटेंस, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। मैं तो पहले ही कह दूं सभी वाला गलत है, मैं तो पहले ही कह दूं सभी वाला गलत है। अगर जाओ पूर्ण संख्या के बाद आना हम किस पर? पूर्णांक पर। अब पूर्णांक की क्या खास बात हो? पूर्णांक वे हो, दो प्रकार के हो पूर्णांक 0 तो शुरू होंगे, माइनस में भी जाएंगे प्लस में भी जाएंगे। तो पूर्णांक दो प्रकार के, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये हमारे पूर्णांक को इंटीजर जिसे बोल रहे हैं, ये हमारे पूर्णांक। पूर्णांक को बहुत सवाल पूछे ना, पूर्णांक इंटीजर। अब पूर्णांक पर जाओ, पूर्णांक दो प्रकार के हमारे, एक तो देखो 0 तो शुरू होंगे, 0 -1 -2 -3 1 2 3 4। अब इधर वाले ऋणात्मक पूर्णांक, इधर वाले ऋणात्मक पूर्णांक। ये जब इन्हें बोलेंगे निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर आई लिखा उसके ऊपर माइनस लगा दिया, निगेटिव इंटीजर आई लिखा उसके ऊपर क्या लगा दिया? प्लस। पॉजिटिव इंटीजर है ये, धन पूर्णांक, ये ऋण पूर्णांक। 0 तो इधर वाले कौन से पूर्णांक? धन पूर्णांक। और ये कौन से यहाँ था? -1 इधर वाले ऋण पूर्णांक। याद रहेगी बात है? 0 तो शुरू होंगे, जो प्लस में जाएंगे इधर वे कौन से? धन पूर्णांक। जो इधर जाएंगे ऋण पूर्णांक। अब उन्हें बताओ 0 पूर्णांक है नहीं है? 0 धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, बस
जब तुम्हें अकेले में, बताओ काजल तुम बताओ। पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक? धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक? तो पूर्णांक की नहीं आ रही, पूर्णांक कह रही हो, पूर्णांक नहीं आया तो हाँ। अच्छा एक बात बताओ, जीरो के सामने प्लस का चिन्ह, अरे एक जीरो लिख के उसके सामने माइनस का चिन्ह, गुणा करी दोनों की, आंसर क्या आया? जीरो। गुणा करिए, आंसर क्या आया? जीरो धनात्मक पूर्णांक भी है, जीरो ऋणात्मक पूर्णांक भी है, दोनों में काउंट होगा। सही बात है, डोंट एक्सक्यूज मी प्लीज। तो जीरो धनात्मक पूर्णांक में भी काउंट होगा, ऋणात्मक पूर्णांक में भी काउंटिंग होगा, याद रहेगी बात। ठीक, जीरो के और 2 के बीच में, जीरो के और 10 के बीच में कितने पूर्णांक होगा? जीरो के 10 के बीच में कितने पूर्णांक होगा? और 10 के बीच में, जल्दी काउंटिंग करके बता। जीरो के लेकर और 10 के बीच में कितने पूर्णांक आवेंगे? जीरो और 10 के बीच में कहा, जीरो और 10 को मिलाकर नहीं कहा। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, कितने बैठेंगे? एक से लेकर 9, तो 9 पूर्णांक बैठेंगे, याद रहेगी बात। ठीक, अब बताओ माइनस के 2 बड़ा हो कि माइनस के 3 बड़ा हो? लक्ष्मी बता कर, एक माइनस के 2 बड़ा कि माइनस के 3 बड़ा? जितनी भी जितना भी हम इधर को जाएंगे ना, जितना भी इधर को जाएंगे वो छोटा होता चला जाएगा, जितना इधर को जाएंगे बड़ा होता चला जाएगा। माइनस के 2 बड़ा, इधर को जाएंगे तो बड़ा, देखो माइनस के 2 बड़ा, माइनस के 3 छोटा, माइनस के 1 बड़ा, माइनस के 2 छोटा, जीरो बड़ा, देखो 2 बड़ा कि 1 बड़ा? इधर को जा रहे तो बढ़ता चला जाएगा नहीं, और इधर को जाएंगे तो घटता चला जाएगा। तो बताओ माइनस के 2 बड़ा होगा, माइनस के 3 बड़ा होगा? माइनस के 2 बड़ा होगा। जितनी माइनस में संख्या छोटी होगी ना, इतनी बड़ी होगी। इतने ज्यादा नहीं दिखाओ, अभी देखे ना कैसे कानों पर लगा, अभी कंफ्यूज हो जाएगी। अभी देखेंगे, देख 3/7 4/5। अब बता दोनों बड़ा कौन हो? मम्मी जोड़ दो मुझे। 3/7 और बराबर 4 ये लिखा हुआ हमारे पास 4/5, दोनों में बड़ा कौन हो? तू बता कौन सा? इन्होंने छोटा बड़ा नहीं पहचाना है आज तक, बता कौन सा बड़ा? तू बता। 2 ही ऑप्शन है, यहाँ से 4 भी नहीं है, बता। क्यों क्या 7 तो 3 को भाग देकर देख लो, 5 से 4 को भाग देकर एक तरीका हो, ये इसकी इसमें गुणा कर लो, 5 या 15, 7 चौक 28। बड़ा किसकी तरफ आया? बड़ा इसकी तरफ आया, 4/5 बड़ा। इतना छोटा सा सवाल। 3/11, 7/5 बड़ा कौन? अब 5 15, 11 7 77, बड़ा किसकी तरफ आया? 5/7। मतलब बहुत बड़ी बात है, डूब के मरने वाली बातें हैं। दूसरा तरीका कैसे? 7 से भाग दो, 5 से भाग दो, 5 से भाग दोगे 7 चौक 28, 7 चौक 28, 0.7 चौक 28, 7 चौक 28 पे 7 चौक 28 बैठा का बच जाएंगे कितने? 2 7 दूनी 14, 0.42 आएगा, 5 चौक 20, देखो कितना बैठा कहाँ था? 0.8, तो 0.8 बढ़ाओ, 0.8, 0.80 मान लो सर, 80 बैठना है सर, तो 0.42 बढ़ाओ, 0.80 बढ़ाओ, और 80 इसकी तरफ नहीं आया। एक तरीका वो भी हो, निचली संख्या तो ऊपरली संख्या को भाग देकर पता कर लो कौन सा। तो हम तो पहले भी बता रहे थे, सबका जुगाड़ है, घबराओ ना। बीन वाला चैप्टर इसी मानो पढ़ा जा रहा है, पहले 2 का चेक कर ले, 3 वाला भी अभी मिटा लो, दिक्कत हो रही है तुम लो। वीडियो जिंदाबाद है, और ना लाओ फिर आप भी, दिमाग में रहना चाहिए सब चीजें, नोट थोड़ा ही करेगी तो। अब बीच में सिर में दर्द होगा, सिर में दर्द मारने पर ये भी नोट कर ले। 3/7, 4/5, 1/2, इसे पता करना कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा।
तो पहले इन दोनों में पता करेंगे। पहले दो में पता कर लो कौन बड़ा, फिर अगले दो में पता कर लियो। इन दोनों में बताओ कौन बड़ा। 5 या 15, 7 चौक 28, इन दोनों में ये बड़ा, तो इसे छोटा होगा। अब आ जाओ, अब इसे इसके साथ ले लो, 4/5 और 1/2। अब बताओ 4 दूनी 8 और 5 एकम 5, बड़ा कौन है यो। अब पता लग गया मुझे, सबसे बड़ा यो पता लग चुका है इन दोनों में। इन दोनों में तुलना करके देखना, उन दोनों में तुलना करके देख लो, समझ गए। आगे जाओ। तो धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक समझ में आया, ठीक। और इंपॉर्टेंट बात समझो, धनात्मक पूर्णांक देख लो कहां से शुरू होंगे, ऋणात्मक पूर्णांक कहां से शुरू होंगे। अच्छा नहीं बताओ, 0 के और 2 के बीच में, 0 के और 2 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। और 2 के बीच में, ये दोनों पूर्णांक है नहीं है, तो 0 के और 2 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, तो बता। डूब मर जाइए। मैंने 0 के और 2 के बीच में पूर्णांक नहीं कहा, केवल पूर्णांक एक आगा। अब इतनी संख्या आ गई, इतनी गिनी भी नहीं सकते तुम। 0 यहां देखो, 1/2 नहीं आगा इसके बीच में, 1/3 नहीं आगा इसके बीच में, 1/4 नहीं आगा, 1/5 गिनती भी नहीं, मर जाओगे डूब कर। इतनी संख्याएं आएंगी। संख्याएं अलग बात है, पूर्णांक अलग बात है। अगर मैं पूछता पूर्णांक कितने आगे, तो फिर 1 आगा। अगर मुझे संख्याएं कितनी आगे, अनंत आगे, ऐसे भी सवाल पूछे हुए, ले वो नंबर। फिर वहां पूर्णांक, फिर देखो घर आके ओहो संख्या पूछ रहा था, संख्या पूर्णांक होगा बस। तीन बटे 7, एक तो छोटा बड़ा, एक तो छोटा है बड़ा, एक सौ जो 3/7 लिख, पहले बता 3 और लिखा हुआ यहाँ 4, ये एक से छोटे बड़े, ठीक। अभी से बताना 3/7, एक तो छोटा बड़ा है, तो बता तू बड़ा क्यों लिख रहा है। 7 से भाग दे, 7 चौक 28, 0.42, 0 पैसे 0 रुपए हैं, और 0 रुपए का मतलब 1 रुपया भी नहीं आया अभी, 42 पैसे हैं, 42 पैसे एक तो बड़ा हो जाएगा। और पूछ लो सोनी पुप्पा ने खाया, सोनी पुप्पा ने खाया, सोनी पुप्पा है, सोनी पुप्पा है। अब याद रहेगी, जब ऊपर छोटी संख्या हो ना, जब ऊपर छोटी संख्या हो नीचे बड़ी संख्या हो, तो वो हमेशा 1 से छोटा हो। याद रहेगी बात है, जब ऊपर छोटी संख्या हो नीचे बड़ी संख्या हो, तो हमेशा 1 से छोटा हो। 10/1001। अब बताइए छोटा बड़ा। अब मैं सवाल पूछने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना चाहिए। X/Y, 1 से छोटा बड़ा, जानकारी है पर्याप्त। सुन लो ध्यान लगा, अभी छुट्टी नहीं बैठ गए, अभी नहीं सोनी पुप्पा, इधर देख लो, यो X/Y। जब मुंह धो लोगे तभी आओगे। X/Y देखो, अगर ये ऊपर वाली संख्या आया, ये नीचे वाली संख्या, X/Y होगा नहीं होगा। यदि x का मान y से ज्यादा हो, x का मान y से ज्यादा हो, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी हो, इसका ही तो मतलब हो। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी हो, तो X/Y का मान, पहला ऑप्शन X/Y का मान 1 से कम होगा, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन X/Y का मान 1 से ज्यादा होगा, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन X/Y का मान 1 के बराबर होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 के बराबर होगा। चौथा ऑप्शन CND। 4 ऑप्शन तुम्हारे पास।
पहला सही है। बताइए क्या आएगा उसका आंसर। यदि x बटे वाई x का मान y से ज्यादा तो x बटे वाई का मान 1 से कम होगा, x बटे वाई का मान 1 से ज्यादा होगा, x बटे वाई का मान 1 के बराबर होगा, 1 से ज्यादा होगा। यही तो बात मैं ऊपर बता रहा था। जो बात मैंने तुम्हें साधारण तरीके से बताई ना, उन्होंने वही हार्ड बनाकर प्रश्न रख दिया। सही बात मैंने कहा था जब ऊपरली संख्या छोटी हो, सच में यार x का मान छोटी, ऊपरली संख्या छोटी हो निचली संख्या बड़ी हो, समझ बात यार। तो ऊपरली संख्या छोटी हो और निचली संख्या बड़ी हो, यहाँ ऊपरली संख्या बड़ी और निचली संख्या छोटी, y का मान छोटा ऊपरली संख्या बड़ी, तो आंसर होगा 1 से ज्यादा। ये होगा इसका आंसर दूसरा। समझ गए? 1 से छोटा कहाँ जाएगा, लेकिन ना ऊपरली संख्या बड़ी। तो नहीं होगा, ये होगा 1 से छोटा होगा। बी का था सर, तुम बी से सपोर्ट कर रहे, 2 पंजे 10। याद रहेगी बात यार। चलो ये लिखना चाह रहे थे तो पूर्णांक होगा बेटा, बोल रही तुम सीखो, ठीक है। पूर्णांक, तो पूर्णांक के बाद बात समझ में आई है। चलो चलो चलो, तो 1 के पूर्णांक 0 के और 4 के बीच में अनंत संख्याएं होंगी। गलत है सही है? अनंत संख्याएं होंगी। 0 के और 4 के बीच में 6 पूर्णांक होंगे, पूर्णांक 3 ही होंगे, इतने अंधे नहीं है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या। अब फेवरेट पे फंसोगी, देखा भैया। इवन नंबर, अब सम संख्या क्या हो, बता क्या हो सम संख्या? इवन नंबर। 2 तो पूरी पूरी कट जा, 2 4 6 8 10, 2 तो शुरू होगी, 0 तो शुरू नहीं होने की। 0 सम संख्या नहीं है, याद रखना। 0 पूर्ण संख्या। अब भी कह रहा हूं क्योंकि 0 भी 2 तो पूरा पूरा कट जा, 0 सब तक कट जा, उससे किसी से कोई नाराज नहीं है। समझ गए? सम संख्या पता लग चुका। 2 सम संख्याओं को जोड़कर, 2 सम संख्या, 2 + 4 कितने बैठेगा? 6। 2 + 8 कितने बैठेगा? 10। 2 + 12 कितने बैठेगा? 14। 6 + 4, नोट करा कुछ। जब 2 सम संख्या को जोड़ रहे तो आंसर सम संख्या आ रहा है। सम संख्या को जोड़ रहे सम संख्या, सम संख्या को जोड़ रहे सम संख्या, सम संख्या को जोड़ रहे सम संख्या। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, 2 सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होती है? सही, सदैव वाला है तो सही होगा फिर। तो इसलिए कहते हैं थोड़ा लॉजिक भी प्रयोग करना पड़ा। समझ नहीं बात यहाँ तो सदैव वाला सही होगा, इसलिए इतना सस्ता सवाल देता नहीं हूं, क्योंकि सम संख्या जोड़ लो सब। समझ में आई बात है? सम संख्या सब जोड़ लो। इसे देगा ही क्यों देगा सर? इसमें कुछ बात है ये देने लायक सवाल है। किसी ने बता, कोई उन्होंने कहा 2 सम संख्या का सम संख्या जोड़ो, देख लो 2 सम संख्या, क्या दिक्कत हो रही? सब नहीं कर रहे, इसे देता ही नहीं हो। 2 सम संख्याओं का योग विषम संख्या हो सकती है। सोच लो, कभी ऐसा हो जा कि कोई सी 2 सम संख्या ऐसी हो और उन्हें जोड़कर विषम संख्या बैठ जा। कहीं ऐसा तो नहीं होने का कि 2 में 2 जोड़कर 5 बैठ जा। हो सके ऐसी कोई संख्या है जिसे आपस में जोड़ो, देखो 10 है, 10 में 8 जोड़कर देख लो 18। अच्छा गुणा करके देखेंगे, दो सम संख्या गुणा करके देखेंगे, जब आगा मजा गुणा करके देखेंगे, हो सकता कुछ बने। क्या आएगा? 2 की गुणा 2 में करो, 2 की गुणा 4 में करो, 3 नहीं है, 6 की गुणा 4 में करो। यार इसका मतलब 2 सम संख्याओं का योग और जो गुणनफल, एक तो योग एक है गुणनफल, हमेशा सम संख्या आ रहा नहीं आ रहा? यही सम संख्या की पहचान हो। योग और जो भी हो, एक तो योग होगा और एक हमारे पास क्या गुणनफल, सदैव सम संख्या होगी। यह बात लिख लेनी है, वीडियो चाहे दोबारा देखनी पड़े। आज मैंने बहुत सारा कंसेप्ट बताया जो तुमने खाली नोट नहीं करा, टिक 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 करके अपने उसमें लिख लियो सर करके। समझ में आई बात? यार
इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई। और सम संख्या पर सवाल पूछ लिया सुनो। अब मैं स्टेटमेंट बनाता हूँ सम संख्या वाला। P प्लस Q, ठीक, P प्लस, यदि P और Q, यहां लिख रखा है यदि P और Q, एक तो P है एक Q है, ये दोनों सम संख्या। कौन सी संख्या? तो P प्लस Q भी सम संख्या होगी, सम संख्या होगी। ये बात सही है गलत है? सोच लो। P का मान कितना? P का मान 2, Q का मान भी कितना? 2। एक सम संख्या रख दो कोई भी, 4 रख लो। 4 2 कितना बैठा जोड़कर 6 सम संख्या। ये पहला स्टेटमेंट सही गलत है? इसी बार 2023 में पूछा है, इसी बार 2023 में पूछ रखा है इसे स्टेटमेंट। समझ गए? सवाल में कुछ नहीं है, बस समझना चीजों को। तो उन्होंने पूछा ये स्टेटमेंट सही है गलत है, ऐसा कर 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 देख लेगा कि हाँ यार हो जाएगा आराम, तो ये तो हो जाएगा आराम। तो पूरा चार्ट, जो ये चार्ट है ना, बड़ा काम का चार्ट है, पता लग चुका है। तो अगर दो सम संख्या को आपस में भाग करके देखेंगे कैसा आएगा। 6 8 ले लिया, 2 तिया 2 चौक 3 बटे, परिणाम कैसा प्राप्त हुआ? परिमेय अपरिमेय? परिमेय। ऐसा भी सवाल बना सकते हो। दो सम संख्याओं को भाग करने पर आपस में अपरिमेय परिणाम प्राप्त होता है। अपरिमेय प्राप्त हो परिमेय प्राप्त हो? परिमेय। अपरिमेय कहाँ तो भेद तुम्हारा की कैसे आती है? कभी बनाओ से अंतर भी दिद्दे खोल कर देख लें। याद रहा ये बात। एक और सुनो। अच्छा ये बताओ, सभी सम संख्याएं पूर्णांक होती है? सभी सम संख्याएं पूर्णांक होती है? पूर्णांक क्योंकि 2 4 6 8 आ रहा है इसमें। 2 लक्ष्मी क्या आएगी? 2 तो आ रहा है, 4 आ रहा है, आगे नहीं आ रहा। लक्ष्मी बहुत दूर तक है, ये बहुत दूर तक है। ये सारा आ रहा है, बहुत दूर तक है। सभी सम संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? क्या हो? अच्छा सभी सम संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, सही है। सभी पूर्ण संख्याएं सम संख्याएं होती है? सभी सम संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है? सही है। सोच लो एक बार। किसी पूर्ण संख्या का, किसी भी पूर्ण संख्या का किसी भी सम संख्या में जोड़ किया जाए तो सदैव सम संख्या ही प्राप्त होगी। गलत। कैसा? सदैव। एक ले लो, एक में 2 जोड़ो तो 3 नहीं आएगा, तो विषम संख्या नहीं आएगी। ऐसा इसकी शायद इसे भी जोड़ो ऐसा को, समझ गए? इसलिए कह रहा पूरा चार्ट याद होना चाहिए। लेकिन अब जब जोड़ो हुआ ना, कैसे भी कर सवाल करो तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, भाई जी ने पढ़ा रखा है वो, करके देख लो उसे। और जहां गलत होगा वो भी ने तुम्हें बता दिया। हो सकता है सही, होगा ही होगा गलत। पूर्णतः यही हो, हमेशा यही होता है ऐसे ही। बस यही तो चाह रहा हो। उन्होंने कह रहा है पुराना पड़गाओ, वो चढ़गाओ, ये हमेशा वाले पड़गाओ, सही बात ही। अरे ये सकता है वाले पड़गाओ। सम संख्या होगी, अब विषम संख्या। विषम संख्या कहां से शुरू हो? 1 से। अच्छा ये अनंत तक जाएगी। 1 3 5 7 9 11 दर बस अपने घर जाकर लिख लिए विषम संख्या। तो विषम संख्या की पहचान क्या हो? जो 1 से शुरू होगी और जो 2 के पहाड़े में कभी नहीं आती, 2 तो कटती नहीं कभी भी, ये विषम संख्या होगी। अच्छा ये बताओ, जितनी भी विषम संख्या, ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्या होगी? विषम संख्या प्राकृतिक संख्या होगी? सम संख्या प्राकृतिक संख्या होगी? विषम संख्या पूर्ण संख्या होगी? 1 3 5 7 9 क्या मुटरी नुगारी, इसमें 2 तो है नहीं। अरे मान मूर्ति 1 3 5 7 9 है नहीं है इसमें। सारी पूर्ण संख्याएं विषम संख्या होगी? स्टेटमेंट गलत होगा सही होगा? आते नहीं जितने आसान हो जा, वो तो यहां सुन्मुख दिखा जा रहा तुम्हें। सभी विषम संख्याएं परिमेय संख्या होती है?
अरे इसके तो जाकत है, दिख नहीं रहा तुम, इसे बटे में लिख सको, इसे बटे में लिख सको, जिसके बटे में उसके बटे में एक, जिसके बटे में उसके बटे में एक, जिसके बटे में जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में एक, जिसके बटे में उसके बटे में एक, सबके बटे में एक तो लगा सकेंगे ना साथ, जिसे बटे में लगा सको कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। खेल तो सारी की सारी परिमेय का परिवार है, उसकी शादी हुई थी, ये सारा परिमेय का परिवार है, परिमेय का। बस तू प्रेम को लोंडे पे नजर रखे करो उसको। पता नहीं जी, भाई विद्या कसम काई दो नहीं दूसरी साल हुई अभी नु कहती मैं नहीं जानते सुबह हमको चिड़ रही तो उसके नाम तो इस तरह करेंगे। प्रेम को जानते, मोंटी को जानते तो, मोंटी को नाम भी से बता, मुझे तो सही नाम भी नहीं पता, इसके मुंह से ही नाम निकलवा लिया। अच्छा चलो आ देखो, चुपचाप बैठ जाओ। मम्मी जी गुस्सा क्यों हो रही है, सेंटी के नाम पे गुस्सा होगी, चल माफ कर दो। अपनी बहनों के लिए भी थोड़ा ध्यान रखे कर। ए काजल तू क्यों उदास बैठेगी, काजल तुम बताओ। हाँ कहाँ जाना, नहीं जाना नहीं है, सबक लेना। ए इसे चप्पल दे दो, जूते देख मैंने कहा था जूते ना जूता मार दो उसको। यह सम संख्या होगी, ये भी सम संख्या होगी, ये सम संख्या होगी, ये भी सम संख्या होगी, ठीक। सम संख्या भी सम संख्या, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। अगर एक सम संख्या में विषम संख्या जोड़ दी जा, एक सम संख्या एक विषम संख्या इसमें सम संख्या जोड़ दी जा, तो परिणाम देखो क्या प्राप्त हो रहा है, 3 आ गया। 3 कैसी संख्या, एक तरफ हमने 2 लिख लिया, एक तरफ 5 ले लिया, कितना आंसर। हमेशा ही दो संख्या, एक सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे आंसर विषम ही आएगा। एक बार और सोचने में भी कह रहा हूं, देखो ये 9 हो मेरे पास और ये मेरे पास 4, नोट 4 कितना बैठेगा 13 विषम ही आएगा। सोच लो। एक और देखो, यहां लिखा हुआ 11, यहां लिखा हुआ 5, 11 और 5 16, ये दोनों सम विषम, दोनों विषम संख्या जोड़ोगे क्या आ रहा सम। जब दो विषम संख्याओं को जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा सम, लेकिन एक सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ रहा है सम सम विषम। एक सवाल पूछता हूं तुमसे, दिमाग में सोच रहे हो इस तरह करके, यदि क्वेश्चन एक प्रकार से हो, यदि P व P क्यों सम P व क्यों सम और विषम संख्याएं हैं, सम और विषम संख्याएं हैं, ठीक। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, खुद लिख लेना। पहला कथन, P प्लस Q सदैव एक सम संख्या होती है, सम संख्या होती है। अब बताओ पहला स्टेटमेंट सब इन्होंने कहा पी को तो लेनी सम संख्या और क्यू की लेनी विषम संख्या। अपने दिमाग में कोई सम संख्या सोच लो, 2, कोई विषम संख्या सोच लो 5, तो 2 और 5 जोड़ के कितना बैठेगा 7, तो 7 कैसा सम है विषम, तो 7 विषम मतलब सम संख्या विषम है ना, और यहाँ क्या ना सम संख्या, तो इसका ये स्टेटमेंट गलत होगा। याद रही बात है। उसने कहा पी प्लस के क्यू सदैव एक सम संख्या होती है, तो पी प्लस के क्यू एक विषम संख्या हुआ, कभी भी जोड़ कर देख लो, एक सम संख्या विषम संख्या हो, समझ गए। ऐसे स्टेटमेंट तो तुम्हारा मुकाबला होगा, यही स्टेटमेंट है जो तुम्हें तंग करेंगे। हटा दो चलो विषम संख्या, और विषम संख्या के बाद आ रहे हैं हम अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या ध्यान से सुनने, अभाज्य संख्या क्या हो, प्राइम नंबर बोल लो, प्राइम नंबर, पर जब प्राइम नंबर बोल लेंगे अभाज्य संख्या बोल लेंगे, अभाज्य संख्या में होगी जो 2 से शुरू होगी,
याद रखना, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कभी किसी से नहीं घटती। 2 3 केवल अपने आप से कटेगी, स्वयं से कटेगी। 3 5 7 9 भी होगी, 9 9 11 होगी, 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, 19 के बाद 23, उसके बाद 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 33 के लगती। कोई दिक्कत? सब तो छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? एक ऐसी संख्या बताओ जो अभाज्य भी हो और सम भी हो। यही सवाल पूछ रखा है, सेम स्टेटमेंट। 2 एक सम और अभाज्य संख्या है, हाँ सही है। 2 एक सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है। 2 केवल, देखो यहां केवल वाला स्टेटमेंट सही होगा, 2 केवल अभाज्य और सम संख्या है, इसके अलावा और कोई नहीं है, ये बात सही है। केवल 2 एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, याद रहा ये बात है। उसके बाद एक सवाल पूछा जाएगा, 1 से लेकर 100 तक गिनती करो और उसके बीच में कितनी अभाज्य संख्या आ गई, तो आंसर आएगा 25। याद कर लेनी, 1 के और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आ गई? 25। 1 से लेकर 100 के बीच में, 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या होगी, 25 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होगी। याद रही बात, है पूरा चार्ट नोट कर लिया होगा तुमने। अभाज्य संख्या केवल अपने आप से कटेगी, अभाज्य संख्या 2 होगी, 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, इतनी बहुत याद रखनी। 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हो? याद रहेगी बात है, कोई प्रॉब्लम? अभाज्य संख्या अपने आप से कटेगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? 2 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं में कोई सम संख्या आ सके, अभाज्य संख्याओं में कोई सम संख्या आ सके, कौन सी? 2। याद रखनी बात है, इसलिए 2 बहुत ही स्पेशल है, 2 का है बहुत बड़ा योगदान है। याद रहेगी बात है। अभाज्य संख्या तो पढ़ लिया हम ना, इसके बाद एक और, कितने बच्चे पढ़ लिया हमने? 2 2 3 4 5 6, यूनिमैन परिमेय संख्या, अलादीन का चिराग, 7वें नंबर पर जाओ, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या हो? भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। अब देखो भाज्य संख्या क्या हो? भाज्य संख्या उस संख्या को क्या हम, जो अपने आप से तो कटे ही, कम से कम 2 संख्याओं से और कट जा, जो अपने आप से तो कटे ही, जो कम से कम 2 संख्या से और कट जा। 4, कम से कम 2 संख्या से कटने चाहिए, अपने आप से कटेगी। 4 6 8 9 भी भाज्य होगा, याद रखना बात। या 9, उसके बाद 12 10 भी ले लो, 10 भी है, 12 भी है, 14 भी है। अब 4 2 संख्या तो कट जाएगा, 2 तो भी कट रहा है, 4 तो भी कट रहा है, एक तो कट ही रहा, उसे छोड़ दो, सारी संख्याएं कट दो दुनिया में। 2 तो भी कट रहा है, 3 तो भी कट रहा है, 2 तो भी कट रहा है, 4 तो भी कट रहा है, 3 तो भी कट रहा है और 9 तो भी कट रहा है। उसके बाद 10 तो 2 तो भी कट रहा है, 5 तो भी कट रहा है। 2 संख्या तो कट जा, कम से कम कितनी संख्या तो कट जा? 2, चाहे भले 3 संख्या तो कट जाओ। 12 देखो, 12 3 तो भी कट रहा है, 4 तो भी कट रहा है, 2 तो भी कट रहा है, चाहे ज्यादा संख्या तो कट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 15 भी होगा, तो इन्हें बोलो भाज्य संख्या। याद रहेगी बात, ठीक? नोट करो ये सारी की सारी, ये सब नोट करो। एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, वह प्राकृतिक संख्या। नोट करो, यहां तक नोट करो। आज पहले मैं बताऊं, मुझे भाज्य संख्या परिमेय संख्या होगी, इसकी तो औलाद हो, ये अलादीन का चिराग है। बम्मा जी ने अलादीन का चिराग, अलादीन का चिराग अभाज्य संख्या, चाहे इसका अर्थ ना पता हो ना। अभाज्य संख्या परिमेय संख्या होगी, ठीक है? नोट कर लो सारा का सारा डायग्राम, नोट करो पूरा कॉपी में।